नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव। मैं हूं हिंदू सिंह यादव। अब कर्नाटक चुनाव के बाद में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की सुरगुराहट यानी तेज हो गई है। हम आज आपसे बात करेंगे आगर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण रहेंगे और पिछले परिणाम क्या रहे। इसको लेकर हमारे साथ में आगर लाइव के डायरेक्टर मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार श्री रामेश्वर योगी जी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि 2003 का चुनाव परिणाम कैसे रहा था और कितना परसेंट वोट कांग्रेस को मिला था और कितना परसेंट भाजपा को मिला था। देखिए, 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा का रिटर्न हुआ था और उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती गई। 2018 की अगर छोड़ दें तो 2018 में सिर्फ कमलनाथ जो है वो ये कहें कि कुछ सीटों से आगे थे और उसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के कारण फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन अगर 2003 की बात करें तो आगर विधानसभा की हम यदि आज पूरा विश्लेषण करेंगे और आगर विधानसभा का मैं आपको पूरा जो आंकड़ा है 2003 से लेकर अभी तक का बताऊंगा मैं आपको कि 2003 में जब चुनाव हुए थे तो रेखा रत्नाकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार थी और उन्हें जो टोटल मतदाता थे उन मतदाताओं में से उन्हें 50% मतदान मिला था। यानी 50% लोगों ने जब मतदान किया था तो एक तरफा जो मतदान था वो रेखा रत्नाकर जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी उनको वहाँ पे उनके पक्ष में मतदान किया था। उन्हें उस समय मतदान में उन्हें वोट मिले थे 55,738 वोट। यानी कि ये कहें कि एक तरफा जो है वो उस समय भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला था। और कांग्रेस के उस समय उम्मीदवार थे रामलाल मालवीय, तो उन्हें 28% लोगों ने मतदान किए थे, जबकि 1998 में वो विधायक थे। लेकिन उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए 2003 में तब उनको 28% कम मतलब ये सिर्फ मतदाता मिले और सिर्फ 30,822 मतों से संतुष्ट होना पड़ा। उसी के बाद यदि हम 2008 की बात करें तो जब असेंबली चुनाव दोबारा हुए तो ये कहें कि शिवराज का चेहरा एक मामा की तौर पर ये कहें कि उस समय इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिवराज एक ऐसे चेहरे बन चुके थे कि उन्हें जनता पसंद करने लग गई थी। जनता के बीच में लगातार जा रहे थे, कभी हेलीकॉप्टर से, कहीं खेत में उतरना, कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं गांव में चले जाना। तो ये शिवराज का चेहरा जो था वो लगातार लोकप्रिय बनते आ रहा था। तो उस दौरान जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार आगर में बनाया गया था लालजी राम मालवीय को। तो लालजी राम मालवीय को उस दौरान 52% मतदान मतदाता ने मतदान किया था। ये कहें कि जो 2003 में जब भाजपा के पक्ष में मत गिरे थे तो 50% थे और वही 2008 में आते आते वो 52% में कन्वर्ट हो गए। तो उस समय लालजी राम मालवीय को ये कहें 60,065 वोट मिले थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे रमेश चंद्र सूर्यवंशी, उन्हें रनअप के तौर पर 43,331 वोट मिले थे और 37% मतदाता जो थे उनको वोट मिले थे। बाकी जो अन्य प्रतिशत आ गए वो सारी जो निर्दलीय कहें या बीएसपी के उम्मीदवार है या एसपी के उम्मीदवार है, बाकी उम्मीदवारों को उस पर संतुष्ट होना पड़ा था। यानी कि 2 असेंबली चुनाव की बात करें हम 2003 और 2008 तो भारतीय जनता पार्टी का उस दौरान का जो पिकअप का समय था वो काफ़ी शानदार था। और उसी कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो चेहरे थे वो उनके किसी को भी खड़ा कर देते तो वो जीत के सामने आ रहे थे। उसके बाद यदि हम बात करें 2013 की चुनावों की तो 2013 में दोबारा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया मनोहर ऊंटवाल को। मनोहर ऊंटवाल तब जो थे वो आलोट से उनको यहाँ लाया गया था और उनको यहाँ पे चुनाव में मतलब बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। और उस समय उनके सामने थे मधु गहलोत चुनाव लड़े थे, जिनका नाम माधव सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनको टिकट दी गई थी। तो उस दौरान की बात करेंगे तो 2008 और 2013 इसमें कांग्रेस के मतदाता प्रतिशत में कोई कमी नहीं है। 37% मतदाता ने तब भी उनको मतदान किया था और 37% मतदाताओं ने 2013 में भी उन्हें मतदान किया। यानी कि सिर्फ वोटों में हेरफेर हुआ लेकिन मतदाता जो थे टोटल जो मतदान हुआ था उसका प्रतिशत निकाला तो 37% दोनों हुआ था। और 56% मतदाता यानी कि 52 से बढ़ के 4% वो ज़्यादा बढ़ गया। और मनोहर ऊंटवाल जी को उस दौरान वोट मिले 83,726 वोट। यानी कि इन दौरान जो चुनाव थे इन सब चुनावों से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले जो विधायक थे मनोहर ऊंटवाल थे। और उसके बावजूद भी अगर ये कहें कि एक बड़े अंतर से जो हारने वाले जो विधायक थे वो मधु गहलोत थे। तो ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे उस समय मधु गहलोत और उनको हार का सामना करना पड़ा था मनोहर ऊंटवाल जी के सामने। लेकिन उसी के बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि दोबारा चुनाव हुए थे और दोबारा चुनाव में जो मनोहर ऊंटवाल जी को तो सांसद के लिए चुनाव के लिए भेजा गया था कि संसद का चुनाव अब आपको लड़ना है, सांसद के लिए चले गए थे। दोबारा जब चुनाव हुए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार जो थे गोपाल परमार बनाए गए थे। और उसके बाद भी जब उम्मीदवार घोषित हुए तो यहाँ पे इस प्रकार से सब एक अलग रूपरेखा हुई थी। तो आगे की आप भी बताएंगे कि 2013 के बाद जब समीकरण बने तो राजनीतिक परिदृश्य क्या था? मैं आगर लाइव के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में
जब यहाँ पर गोपाल परमार को चेहरा बनाया तो उपचुनाव में पूरी सत्ता लगी हुई थी, सरकार लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक जाति समीकरण भी गोपाल परमार के पक्ष में था और उनको बीजेपी का उनका बेनिफिट मिला। और उसके सामने राजकुमार गोरे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन राजकुमार गोरे युवा चेहरा था और यूथ कांग्रेस के थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहें कि जब भाजपा की पूरी सरकार यहाँ पर लगी हुई हो और कांग्रेस की ये कहें कि केंद्र से लेकर राज्य तक स्थिति खराब हो, तो कहने के उनके पक्ष में परिणाम अच्छे आने वाले की उम्मीद थी नहीं। फिर अगर बात की जाए अपने विधानसभा चुनाव 18 की, तो मनोहर ऊंटवाल जी को दोबारा यहाँ पर मैदान में उतारा गया और मैदान में उतारने के बाद में मधु गहलोत को टिकट नहीं मिलने के कारण मधु गहलोत ने निर्दलीय फॉर्म भरा था। निर्दलीय फॉर्म भरने के बाद में मधु गहलोत को मतलब ये कहें कि कांग्रेस संतुष्ट नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यानी कि 2014 में भी जब चुनाव हुए थे, लोकसभा की जब चुनाव लड़े थे, उसके बाद जब उपचुनाव हुए थे, तो उस दौरान भी मधु गहलोत को टिकट नहीं दी गई थी। मधु गहलोत की टिकट नहीं दी गई। मधु गहलोत को कभी बाहरी चेहरा बताया गया और मधु गहलोत को बाहरी चेहरा बताया गया। और मधु गहलोत के साथ क्या था कि कांग्रेस में आप जानते गुटबाजी हैं, मधु गहलोत को सिंधिया ग्रुप से जाना जाता था। और मधु गहलोत क्या है कि ये बात सही है कि वो ज़मीन पर काफ़ी मेहनत की है, गाँव गए हैं, मजबूत एक उम्मीदवार के नाम पे जाना जाता था। लेकिन जो स्थानीय गुटबाजी है, ऊपर की गुटबाजी, स्थानीय गुटबाजी में भी कहीं ना कहीं मधु गहलोत बंटे हुए थे, तो इसलिए उनका हार का सामना भी करना पड़ा था और इसी वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाई। जब यहाँ मैदान में विपिन वानखेड़ा आ गए थे, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनका आशीर्वाद विपिन वानखेड़े को प्राप्त है। और यहाँ पर अगर राजनीति समीकरण अगर देखी जाए, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए हैं। तो मैं आगर लाई की जनता को ये बता दूं आपके द्वारा कि जब 2018 में जब दोबारा चुनाव हुए, तो एक बड़ा मार्जिन जो था, यानी एक तो ये कहें कि एंटी इनकम वैसे भी तब तक बन चुकी थी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी जब चुनाव हुए तो बीजेपी का मत प्रतिशत था वो काफ़ी कम हुआ और वो कन्वर्ट हुआ कांग्रेस के मतदान में। यानी कि 37% जो मतदाता जो मत करते थे कांग्रेस को, वो बढ़कर 9% बढ़े और वो 2018 के चुनाव में आता था 46% मतदाता हो गए और 46% मत कन्वर्ट होकर कांग्रेस में एक तरफा मतदान किया। उसी का उदाहरण था कि उस समय से मात्र मनोहर ऊंटवाल जी थे, वो मात्र ये कहें कि कुछ ही वोटों से जीते थे। उस समय मनोहर ऊंटवाल जी को 82,146 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के विपिन वानखेड़े को 79,656 वोट मिले थे। तो ये बड़ा अंतराल आप देखते हैं कि किस कारण बना था 2018 में आते आते। क्या हुआ कि मनोहर ऊंटवाल ये कहें कि मंजे मजाए नेता थे, एक अच्छा चेहरा था भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन क्या हुआ कि उनका स्थानीय आगर विधानसभा में ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी और के ही जो कार्यकर्ता है उनके बीच में उनके प्रति असंतुष्ट था, क्योंकि वो सांसद बन गए थे और यहाँ विधायक गोपाल परमार थे। दोनों की गुटबाजी चलती थी, क्योंकि यहाँ के ये कहें कि पूर्व यानी स्वर्गीय जो नंदू भैया प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके सामने बाबा बैजनाथ मंदिर परिसर में इन दोनों की नोकझोंक भी हुई थी। और नोकझोंक होने के बाद में कई मंच ऐसे आए जहाँ पर इनका एक दूसरों को यह कहें कि भाषणबाजी में इनका वाद विवाद चलता रहा। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गुटों में बन चुकी थी और एक तरफ गोपाल परमार का गुट थे, एक तरफ मनोहर ऊंटवाल के थे। और उसी का कहीं ना कहीं कारण रहा कि जब यहाँ से उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, तो वो एक सबसे कारण ये है कि वोट बैंक जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण था। एक माहौल बनाया गया कि सांसद बने, इन्होंने क्या किया, फिर इन्हीं को विधायक का टिकट दे दिया, फिर इनके तो ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि मनोहर ऊंटवाल जी की थी नहीं, क्योंकि उनको समय मतलब बतौर सांसद पर उससे कोई उपलब्धि हुई नहीं ताकि वो जनता के बीच में जा सके। और फिर वो पूरा माहौल बनाया गया है, पूरा एक माहौल बनाया गया, उसी से कहीं ना कहीं चीज़ों का ये बेनिफिट हुआ। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि जिस प्रकार से आपने देखने को मिला कि 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी और उसके बाद भी ये कहे कि पावर में भले ही विधायक विपिन वानखेड़े चुनाव हार चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पावरफुल माना जाता था। ये कहा जाता था कि कमलनाथ ने एक ये कहे कि अघोषित विधायक बना दिया गया था कि पूरी विधानसभा को किस प्रकार से हैंडल करना है। उन्होंने जनता के भी काम किए। क्या उसी का नतीजा 2020 में जब उपचुनाव आए, जिस दौरान बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, उस सरकार के जब उपचुनाव हुए तो पूरा ये कहें कि मंत्रिमंडल लग चुका था आगे विधानसभा को जिताने के लिए। शिवराज सिंह चौहान खुद सभाएं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार का कारण ये क्या कहें 2018 का एक जो 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार रही, जो विपिन वानखेड़े को जो दायित्व दिया गया या विपिन वानखेड़े ने जो लगातार फील्ड में काम किया, उसका एक प्रतिफल था जो 2020 में उनको चुनाव में इतनी जीत का अंतर, यानी कि सबसे ज़्यादा मत विपिन वानखेड़े को मिले। हालांकि वोटों से जीत का अंतर था वो कम था, लेकिन मत प्रतिशत की बात कहें तो उन्होंने 48% मतदाताओं को अपनी ओर झुका लिया, 48.63% मतदाताओं को अपनी तरफ झुका लिया। और जो बीजेपी की मतदाता है वो उनको लाके 47 पे खड़ा कर दिया, 47% पे लाके खड़ा कर दिया। तो क्या ये 2018 की बात का इम्पैक्ट था?
क्या होता है कि अगर विपिन वानखेड़े का आपका प्रश्न था, क्योंकि विपिन वानखेड़े एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे और एनएसयूआई के बतौर प्रदेश अध्यक्ष पे ही वो यहाँ पर चुनाव लड़े और एनएसयूआई का अध्यक्ष होने के नाते उनके पूरे मध्य प्रदेश में तमाम मंत्री, तमाम जो नेता थे वो लगातार उनके संपर्क में पहले से ही थे। रही बात ऊपर की जो लीडरशिप थी, वो चाहे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, अरुण यादव, जितने भी बड़े लीडर, अजय सिंह और कांतिलाल भूरिया, सभी से उनके ये कहें कि पहले से संबंध थे, उसका उनको बेनिफिट मिले। जो मंत्री बने उनका उनको बेनिफिट मिला और यहाँ पर जो प्रभारी मंत्री बनाए गए वो जयवर्धन सिंह जी बनाए गए थे। तो जयवर्धन सिंह जी ये कहे कि आज अगर विपिन वानखेड़े विधायक है तो कहेंगे दिग्विजय सिंह जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल, तो वो पूरा जयवर्धन सिंह जी ने ये कहे कि सेकंड प्रभारी के मतलब जो भी काम होगा तो वो जयवर्धन सिंह जी कहते थे कि आप विपिन भाई से मिल लीजिए और बाकी नेताओं की भी सुनते थे, लेकिन इतना नहीं जितना उन्होंने विपिन को करा। ये उनको नहीं पता था कि बीच में उपचुनाव भी होगा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं विपिन को इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि आप हार गए, हार के बाद भी आप जीते हो। इस दिनों प्रशासन के अंदर एक दबदबा रखा। अच्छा, 2020 के चुनाव में भी जो देखा गया था उपचुनाव था, तो ऐसा लग रहा था कि राघोगढ़ की पूरी विधानसभा की जो टीम है वो आगर विधानसभा में लग चुकी है और वो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यहाँ पर चुनाव जो है जयवर्धन सिंह खुद आके लड़ रहे हैं, जनता के बीच में एक से संपर्क में थे। तो क्या ये जीत का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपिन वानखेड़े की जितनी जीत मानी जा रही है उतनी जीत जयवर्धन सिंह जी की मानी जा रही है? ये जो समीकरण आपकी और हमारी बात भी हुई थी कांग्रेस के नेताओं की, तो वो उस समय ये शायद चुनाव परिणाम के 2 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले की, वो कह रहे थे कि 25,000 30,000 से जीतेंगे। आपने और हमने कहा था कि आप तो 2 से 2,500 बिल्कुल हमारा हमने कहा था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर पूरी जो प्लानिंग थी वो थी जयवर्धन सिंह और कमलनाथ की, तो ऑलरेडी वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उनकी रईस है और जितने भी समाज के लीडर है सब ने यहाँ काम किया और जितनी भी पूरी कांग्रेस के हैं कि एकजुटता से उन्होंने काम किया और जयवर्धन सिंह की पूरी प्लानिंग रही। उसके बाद विपिन स्वयं की एक टीम है, ये कहें कि किसी भी नेता की अगर टीम पहले से काम करने का काफ़ी समय मिल गया उनको कि उपचुनाव लड़ना, कौन सा पोलिंग हारा हूँ, कहाँ मेहनत करना है, तो सबने मिलकर काम किया तो उसका परिणाम रहा। बीजेपी को कहीं ना कहीं एक युवा बीजेपी ने चेहरा अच्छा दिया, युवा चेहरा था बंटी उंटवाल और बेदाग छवि का आदमी था, मतलब अच्छा युवा चेहरा, गुटबाजी के कारण, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुटबाजी के शिकार हो गए और उसी के कारण बीजेपी यहाँ से चुनाव हार गई। और मुझे लगे कि उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री आगर भी नहीं आए हैं, क्योंकि वो ये कहे कि सीधा अगर सीएम को छोड़ थी, सीएम को छोड़ दी। बिल्कुल। अच्छा, ये बात अगर करें उस समय की हो गई, लेकिन आज के परिदृश्य की बात करें, यानी 2023 में इस समय हम आ चुके हैं, इसी साल चुनाव होना है विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी में अभी जो लगातार जो सर्वे ये कहें कि जो गुप्त सर्वे कहीं ना कहीं से जो रिपोर्ट आ रही है, कभी आरएसएस के सर्वे, कभी किसके सर्वे, लेकिन इन सर्वे में जो आ रहे हैं उन्होंने आगरा विधानसभा के दोनों सीटों की नींद उड़ा रखी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। तो आप क्या कहेंगे, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा स्थानीय नेता मिलेगा या ऐसा स्थानीय कोई चेहरा आपको दिख रहा है वर्तमान में? जो बात कहें हम अगर उम्मीदवारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी उम्मीदवारों की लिस्ट है यहाँ से आगर में है। हम अगर बात करें तो यहाँ पे रेखा रत्नाकर जो पूर्व विधायक थी वो खुद यहाँ से उम्मीदवार हैं। अभी भी अगर मतलब ये उम्मीद लगा के बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मिल जाए। दूसरी बात, गोपाल परमार भी उम्मीदवार है। तीसरा, लालजी राम मालवीय भी उम्मीदवार है। चौथा, जो मनोज बंटी उटवाल कुछ ही वोटों से हारे थे, अब वो भी उम्मीदवार हैं। मधु गहलोत जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो भी एक उम्मीदवार है। और उसके बावजूद भी अगर और उम्मीदवारों की बात की जाए तो एक लंबी फेयर लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर है। लेकिन क्या लगता है इन चेहरों में से यदि किसी को दिया जाता तो ये जो बाकी चेहरे हैं वो फिर यही काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ दोबारा हार का सामना करना पड़ सकता है? लेकिन आज के दिन अगर हम कांग्रेस से बात करें तो जब अपनी चर्चा हुई थी तो विधायक विपिन वानखेड़े में स्पष्ट कहा था कि मेरी लड़ाई किसी चेहरे से नहीं है बीजेपी की, यहाँ पर मेरी लड़ाई स्पष्ट यहाँ पे बीजेपी के संगठन से है। तो वो भी समझ चुकी है कि बीजेपी एक बड़ी गुटबाजी में यहाँ पे बढ़ चुकी है। क्या है कि जिससे कर्नाटक चुनाव हुए ना, कर्नाटक के चुनाव के बाद में आप देखना ना सीएम का चेहरा दिखा, अमित शाह मोदी की पूरी प्लानिंग की, हालांकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और हार जीत चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव अलग पैटर्न पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो चुनाव है और चुनाव की जो पूरी टीम रहेगी वो अमित शाह और मोदी की जो लोग हैं वो सीधे टच में रहेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ के नेता ये सोचते हैं, जितने भी हो, चाहे मधु गहलोत उम्मीदवार हो, अगर मधु गहलोत की अगर अपन बात की जाए तो मधु गहलोत के साथ एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो माइनस पॉइंट ये है कि मधु गहलोत कांग्रेस के थे, कांग्रेस पे चुनाव लड़े, कांग्रेस के चुनाव लड़ने के बाद में भी मधु गहलोत सिंधिया जी के थे। अच्छी खबर ये है मधु गहलोत के लिए कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन सिंधिया जी को आने के बाद भी आप देखोगे अभी जो सर्वे हुआ, जो जानकारी मिली, सिंधिया जी के साथ जितने लोग आए अधिकांश हारने के कगार पर है।
वर्तमान में और कोई उन्हीं की वजह उम्मीदवार से है, बीजेपी में बगावत के वो चल रहे हैं। तो मधु गहलोत यहाँ से प्रबल दावेदार मतलब वो अपने आप को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये भी सोचेगी कि आजकल दल बदलू की राजनीति चल रही है, तो चेहरा देख के सोच समझ के टिकट दी जाएगी। क्योंकि मधु गहलोत की ग्रामीण क्षेत्र में फील्ड अच्छी है, पकड़ अच्छी, सब कुछ है, लेकिन उनका ये है कि वो दल बदल कर आए हैं। और ऐसे ही दीपक जोशी अभी यहाँ से छोड़ के गए हैं, अभी अपने पूर्व मंत्री, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। रही बात बाकी उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई चेहरा दिख रहा है जो इस समय विपिन वानखेड़े को फाइट दे सके? देखो, अगर बात की जाए तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास अभी आगर में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो विपिन वानखेड़े को टक्कर दे सके। क्योंकि हाँ, विपिन वानखेड़े को टक्कर देगा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्योंकि संगठन काफी मजबूत है, वो भी ये बात मान संगठन रहे के हैं, ये पदाधिकारी बात हैं, भी मान रहे हैं। क्योंकि इनके पास जितने भी उम्मीदवार हैं, किसी भी उम्मीदवार की पूरे विधानसभा में टीम नहीं है, कोई व्यक्तिगत टीम नहीं है। व्यक्तिगत ये कहें कि उनके पास इतना मैनेजमेंट नहीं है कि इस पोलिंग का कार्यकर्ता ये पोलिंग जिता सकता है, ये चीज़ें हो सकती है, और ना कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं। अगर दूसरी जुबान से लोग बोलते हैं तो वो काफ़ी परेशान है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी का संगठन कांग्रेस का संगठन की तुलना में काफ़ी मजबूत है, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में टक्कर देती है, चुनाव परिणाम भी बदलती है, तो वो कहने के संगठन की भूमिका होगी। अच्छा, एक जो सर्वे रिपोर्ट बीच में जो निकल के आई थी उसमें कहीं ना कहीं हार का देखने को मिला था, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ रिपोर्ट भी निकल के सामने आ रही हैं कि बाहर से भी यहाँ पे फिर दोबारा बाहर किसी ऐसे चेहरे को लाया जाएगा जो इन सबको बैलेंस कर सके और दोबारा चुनाव में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके। क्या लगता है कौन सा चेहरा ऐसा हो सकता है? क्योंकि बीच में तुलसी सिलावट जो सिंधिया गुट से आते हैं उनका भी नाम सामने आया था। यदि हम बात करें जो यहाँ से क्षेत्र से लोकप्रिय माने जाते हैं, अनिल फिरोजिया जो उज्जैन से सांसद है, कहीं ना कहीं वो लगातार उज्जैन झालावाड़ के रोड को मुद्दा जो है वो संसद में उठाते रहते हैं, लेकिन उसी मुद्दे के कारण यहाँ पे जनता में एक इम्पैक्ट अच्छा है कि यदि अनिल फिरोजिया चुनाव में आता है तो एक बड़ी फाइट मिल सकती है। हम महेंद्र सिंह सोलंकी जो वर्तमान में देवास सांसद है, उनका भी कहीं ना कहीं यदि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो भी यहाँ पे फाइट दे सकते हैं। इन चेहरे में से कोई ऐसा चेहरा लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ उतारती है तो अब जो है वो यहाँ पे कड़ा मुकाबला कांग्रेस को दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में मतलब हम आगर लाइव के दर्शकों को बताना चाहेंगे जो हमारी व्यक्तिगत जो जानकारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कंडीशन में ये सीट जीतना चाहती है, क्योंकि उनकी परंपरागत जो सीट है, और ये कांग्रेस ने उपचुनाव जरूर उनसे छीनी है, और दोबारा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी छीनने को तैयार है ना। इस पैटर्न पर वो काम कर रही है। मुरलीधर राव यहाँ पर आए, कहने का उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार इतने मजबूत नहीं है। अगर मजबूत हैं तो फील्ड में मजबूत नहीं है, फील्ड में मजबूत हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमें या तो मध्य प्रदेश सरकार के जो वर्तमान मंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर आके चुनाव लड़ सकते हैं, और या फिर बीजेपी उसी चेहरे को देगी जो उस चेहरे के साथ साथ संगठन के सारे लोग काम करें। तो मुझे लगता है कि उज्जैन के सांसद भी हो सकते हैं, अपने यहाँ के सांसद को भी अंतिम तौर पे कहते हैं कि जाइए आप यहाँ पर चुनाव लड़िए, और उनको कहीं भी अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो सरकार बनती है तो उनको मंत्रिमंडल में दे सकते हैं। इनकी एक लोकप्रियता भी देखी जा रही है ना कि जनता के बीच में इन लोगों का कोई विवाद नहीं है। तो महेंद्र सिंह सांसद है, महेंद्र सिंह सोलंकी जो सांसद है, उनका कोई विवाद नहीं है। ये पहले एक ऐसा सांसद देख रहे हैं इतने समय से हो गया, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं है जो आदमी कहने के बोले, यानी ये कहे कि एक अच्छा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा ही अनिल फिरोजिया जी भी देखा जा रहा है। अनिल फिरोजिया जी लंबे समय से उज्जैन की राजनीति की है उनने, और आगर से उनका पारिवारिक रिश्ता है, और पारिवारिक रिश्ता है। आज उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, उनकी बहन यहाँ से विधायक रही है। तो अनिल फिरोजिया को भी अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सोचती है, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी कांटे के टक्कर का है, कर्नाटक जाने के बाद बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जहाँ पर उसको नुकसान हो, रिस्क लेगी। तो अनिल फिरोजिया भी आता है तो कहीं ना कहीं यह कहें कि काफ़ी टक्कर होगी और परिणाम बदल सकते हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल हम और आखिरी इस पर जाएंगे विश्लेषण में कि अब जो वर्तमान में जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, मात्र 6 महीने चुनाव के बचे, और 6 महीने में ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस लगातार अपनी तैयारी में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी बुध पर ये कहें कि कार्यकर्ताओं को एक गेम के साथ, यानी एक खेल के साथ, खेल पीड़ा के साथ अपने कार्यकर्ताओं की भड़ास निकालने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार गांव-गांव और बूथ-बूथ जाकर कमलनाथ ने जो 5 बड़ी घोषणाएं करी हैं, उन घोषणाओं के साथ वो यदि सरकार बनती है उनकी, तो उन योजनाओं के फार्म जो है वो गाँव-गाँव में और बूथ-बूथ से भरवाने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है इम्पैक्ट क्या गिरेगा? क्या बदलाव कुछ हो सकता है? समीकरण बदलेंगे आते आते? अभी चुनाव में काफ़ी समय है, लेकिन यह बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, और सीधा युवाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर से व्यक्ति को साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इसमें जो मेरी सोच है, व्यक्तिगत सोच है, कांग्रेस को काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस अब गुटों में बंटी हुई है। यहाँ
अगर सूचना विधानसभा की अपन बात करें तो कांग्रेस को जिताने के लिए लगी हुई है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को प्रत्याशी को हराने में लगे हुए हैं कि किसको टिकट मिल जाए तो मैं उसको हरा दूं, उसको नहीं मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि हम कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में भी है, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर विपिन वानखेड़े सोचे कि मैंने काफ़ी मेहनत की है, गाँव में जा रहा हूँ, इनसे ज़्यादा मेहनत वाले भी अपन ने कई विधानसभा देखी और हार का सामना करना पड़ा है। और विपिन वानखेड़े के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो संगठन का बदलाव हुआ है, संगठन के बाद में जो बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, ये सब समय पे आने पर अगर समय तक ये अगर ऐसे नाराज चलते रहे तो ये आतना आसान नहीं। अच्छा, मैं सवाल माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल और करूँगा कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगर से होके गई, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि यात्रा का कोई स्टेज अगर रही तो वो आगर जिला था, और आगर जिले में लगातार विपिन वानखेड़े उनके साथ में थे। जब भारत जोड़ो यात्रा जब दिसंबर में आगर में प्रवेश करती तो उससे पहले का विपिन वानखेड़े जो विधायक वर्तमान में उनकी जीत का जो दावा था वो बहुत कमज़ोर था। लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करी और आगर जिले से की बात गई, उसके बाद जब 4 महीने विपिन वानखेड़े लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव हुए तो उनका जीत का दावा प्रबल बनते गया। तो क्या इसका इम्पैक्ट भी हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का? भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को फायदा जरूर हुआ है, इसमें वो नहीं किया जाता है, उत्साह बढ़ा है। लेकिन उसी भारत जोड़ो यात्रा का अगर विधायक की बात कर रहे हैं अपन, अगर ये चाहते तो काफ़ी हो सकता था। अपन ने देखा है लंबे समय से ये साथ में चले हैं, ना इन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी के साथ चलने का मौका मिला है, ना जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। क्योंकि जो अगर ये एक लिस्ट बनाते कि भाई इस क्षेत्र के 5 नेता, जैसे तनोड़िया से यहाँ गुजरी है, इस क्षेत्र के कितने नेता है, उनको 2-2 मिनट राहुल गांधी के साथ चलने का मौका मिलता तो काफ़ी उत्साह होता, और वो 2 मिनट के बाद फिर चेंज हो जाते तो काफ़ी उत्साह होता। इसमें क्या रहा, 1 मैन शो चलते रहे। बीच में उस समय आया कि अभी जो मतलब कांग्रेस नेता बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो उन्होंने बोला है वो अपन अंदरूनी जो चोट है उनके अंदर, जो दिल की चोट है कहें, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो फ्लैक्स को लेकर, क्योंकि फ्लैक्स में पूरा संगठन दरकिनार किया गया था भारत जोड़ो यात्रा में। उसमें पूरा संगठन दरकिनार करके 1 मैन शो विधायक विपिन वानखेड़े के ही फोटो लगाए गए थे। वो काफ़ी नाराज़गी है, आज भी लोगों की नाराज़गी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर विधायक को सोचना चाहिए कि अब सामने चुनाव है, क्यों ना ये ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को फोटो लगाते हैं, महिला कांग्रेस के लगाते हैं, ब्लॉक कांग्रेस के लगाते हैं, समर्थक के द्वारा लगाए गए थे, कहीं से कहीं तक उनके द्वारा नहीं लगाए गए थे। जो फ्लेक्स थे उनके द्वारा बहुत कम फ्लेक्स थे जिसमें बड़े बड़े नेताओं के फोटो थे, लेकिन उनके समर्थक द्वारा ज़्यादा फ्लेक्स थे। नहीं, ये अपन जानते हैं कि समर्थक, लेकिन समर्थक से कहना काम तो उनका है ना। आज फिर आने वाले जो समय है तो वो यही कहेंगे ना कि वो चीज़ें हमारा समर्थक लगाया, तो भाई ठीक है, आपके समर्थक से काम करवाइए आप। चलिए आगे भी हम इस बात पे विश्लेषण करेंगे, और आगे भी हम लगातार आगर विधानसभा के ये कहें कि समय आते आते विधानसभा चुनाव जब नज़दीक आएंगे उसके समीकरण क्या बनते हैं, ये सिर्फ आगर लाइव पे हम आपको दिखाएंगे। और कौन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे मजबूत होगा, ये सिर्फ आगर लाइव आपको बताएगा विश्लेषण के तौर पे, गांव-गांव और पंचायत के बूथों के तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार कौन मजबूत है और विपिन वानखेड़े को वर्तमान में कौन टक्कर दे सकता है। क्योंकि विपिन वानखेड़े लगातार अपने बूथों पर तैयारी कर रहे हैं, उनकी गाँव-गाँव पकड़ बन चुकी है, हर गाँव में हर जगह उनके कार्यकर्ता इस समय बन चुके हैं। तो हम आपके साथ पूरी इन चीज़ों को साझा करेंगे। लगातार आप आगर लाइव के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।